हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण कुमार। मैं आप लोग के लिए एग्रीकल्चर के विभिन्न एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। ये हमारी क्रॉप प्रोडक्शन की 5वीं श्रृंखला है। इसमें हमने प्रिजर्वेशन टॉपिक से क्वेश्चंस लिए हैं। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, CFTRI स्थित है। CFTRI फुल नेम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्थित है कलकत्ता में, मैसूर में, लुधियाना में, लखनऊ में। तो CFTRI मैसूर में, कर्नाटक में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तुड़ाई उपरांत फलों की हानि होती है। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ फ्रूट क्रॉप्स कितनी प्रतिशत तक होती है? 10 से 20%, 20 से 40%, 50 से 70%, 2 से 10%। तो भारत में तोड़ने के उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होती है वो 20 से 40% तक होती है। ठीक है, 20 से 40% तक होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। CIPHET सेंट्रल पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है कलकत्ता में, मैसूर में, लुधियाना में, लखनऊ में। तो CIPHET लुधियाना में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब्जियों की हानि मुख्यतः होती है। सब्जियों की हानि जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, नेमेटोड द्वारा। ठीक है, तो सब्जियों की मुख्यतः हानि जीवाणु के द्वारा होती है और फलों की मुख्यतः हानि कवकों के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीन का कार्य फलों में क्यों किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ाने के लिए, फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फलों में वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए। तो वैक्सीन फलों में मुख्यतः वैक्सीन का कार्य किया जाता है उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। और सबसे पहला वैक्सीन सिट्रस में किया गया था। इसके लिए ऑयल इमल्सन वैक्सीन, वाटर इमल्सन वैक्सीन 12% सॉलिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो वैक्सीन सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों में एवं सब्जियों में फील्ड हीट को दूर करने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? क्यूरिंग, वैक्सिंग, प्रीकूलिंग, डीग्रीनिंग। ठीक है, तो फील्ड हीट को दूर करने के लिए मुख्य रूप से प्रीकूलिंग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीग्रीनिंग हेतु उपयुक्त तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? सापेक्षिक आर्द्रता मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 70 से 75 डिग्री परसेंट RH। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान 85 से 90% RH। 75 डिग्री सेल्सियस तापमान 27% RH। 27 डिग्री सेल्सियस तापमान 70 से 75% RH। तो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए और 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए डीग्रीनिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथिलीन एब्जॉर्बर के रूप में प्रयोग किया जाता है। KMnO4, सिल्वर थायोसल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट या ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो एथिलीन एब्जॉर्बर के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 का प्रयोग किया जाता है और इसमें से सिल्वर थायोसल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट एथिलीन इनहिबिटर्स हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन अच्छा रहेगा, आप लोग कॉपी में नोट करते जाएंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट फ्लावर के भंडारण हेतु, स्टोरेज हेतु मुख्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? लो कॉस्ट स्टोरेज टेक्निक, हाई कॉस्ट स्टोरेज टेक्निक, हाइपोबैरिक स्टोरेज, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। तो कट फ्लावर के लिए मुख्य रूप से हाइपोबैरिक स्टोरेज स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C, हाइपोबैरिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लांचिंग हेतु उपयुक्त समय है। ब्लांचिंग टाइम कितना होना चाहिए? 1 से 2 मिनट, 2 से 5 मिनट, 10 से 12 मिनट, 6 दिन। तो ब्लांचिंग हेतु उपयुक्त टाइम 2 से 5 मिनट होनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूरिंग मुख्यतः किया जाता है। क्यूरिंग फलों में, सब्जियों में, फूलों में, इनमें से सभी। तो क्यूरिंग की क्रिया मुख्य रूप से सब्जियों में की जाती है। ठीक है, क्यूरिंग की क्रिया मुख्य रूप से सब्जियों में की जाती है। यहाँ पे लिखा है क्यूरिंग इज डन इन ओनियन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कसावा एंड यम्स। ठीक, तो इन सब में मुख्य रूप से क्यूरिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के ट्रांसपोर्ट
करते समय सामान्यतः फूलों को किस पोजीशन में, किस अवस्था में रखना चाहिए? जियोट्रॉपिक पोजीशन में, अपराइट पोजीशन में, स्क्वायर पोजीशन में, रेक्टेंगुलर पोजीशन में। तो ध्यान रखेंगे, फूलों की जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो फूलों को अपराइट पोजीशन में रखा जाता है और फूल जो फ्लावर्स होती हैं वह जियोट्रॉपिक में सेंसिटिव होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शकरकंद स्वीट पोटैटो के लिए उपयुक्त क्यूरिंग तापमान होता है 29 डिग्री सेल्सियस, 37.8 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो शकरकंद स्वीट पोटैटो के लिए 29 डिग्री सेल्सियस क्यूरिंग टेम्परेचर रखा जाता है और वहीं पर पोटैटो के लिए क्यूरिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और ओनियन का क्यूरिंग टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सुक्रोज या लैक्टोज। तो फूलों के सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए सुक्रोज सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा है फ्लोरल प्रिजर्वेटिव सुक्रोज इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है और यह प्रयोग किया जाता है 0.5 से 2.0% 2%। ठीक, ध्यान रखेंगे फूलों के सेल्फ लाइफ के लिए सुक्रोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कट फ्लावर के लिए उपयुक्त सबसे अच्छा परिरक्षक है प्रिजर्वेटिव कौन सा है कट फ्लावर के लिए? सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सुक्रोज, सिल्वर थायोसल्फेट। तो कट फ्लावर के लिए सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव है सिल्वर थायोसल्फेट STS। ठीक, इसमें जो सोडियम बेंजोएट है प्रिजर्वेटिव है जो फ्रूट में, वेजिटेबल्स में प्रयोग की जाती है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में फ्रूट जूस में, स्क्वैश, ये सभी में किया जाता है। अगला देखते हैं, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स का उदाहरण है। क्लास 1 प्रिजर्वेटिव के अंतर्गत किसको रखा गया है? शुगर, साल्ट, मसाले या इनमें से सभी। तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव के अंतर्गत इन सभी को रखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव के अंतर्गत सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इनको रखा गया है जो प्रिजर्वेटिव्स में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनेगर में प्रयुक्त एसिड है, विनेगर में कौन सी एसिड प्रयुक्त होती है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो विनेगर में एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है और विनेगर में एसिटिक एसिड की प्रतिशत मात्रा 5% तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पॉइलेज को रोकने हेतु एसिटिक अम्ल की कितनी मात्रा पर्याप्त है? स्पॉइलेज को रोकने के लिए 2 से 5%, 2%, 5 से 10%, इनमें से कोई नहीं। तो स्पॉइलेज को रोकने हेतु 2% एसिटिक अम्ल की मात्रा पर्याप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, साल्ट नमक का प्रयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में कितना प्रतिशत किया जाता है? साल्ट का प्रयोग प्रिजर्वेटिव के रूप में 15 से 25%, 62 से 65%, 5% या इनमें से कोई नहीं। तो साल्ट का प्रयोग 15 से 25% किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाइन, बियर्स, विनेगर, फर्मेंटेड ड्रिंक्स एंड फर्मेंटेड पिकल्स आर प्रिजर्व बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो वाइन्स हो गई, बियर हो गई, विनेगर हो गई, ये सब किस प्रोसेस से तैयार हो जाती है? तैयार होती है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ये सभी प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिएगा, प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, जो विनेगर है उसका उत्पादन किस प्रकार से होता है? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के प्रोसेस से होती है। ठीक, विनेगर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस से, और वाइन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस से, पिकल्स और चॉकलेट एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार होती, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ जेली, जेली की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 3.1 से 3.5, 3.5 से 4.0, 2.5 से 3.5 या इनमें से कोई नहीं। तो जेली की पीएच वैल्यू 3.1 से 3.5 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, इसमें लिखा है मैंने कुछ, विनेगर की पीएच वैल्यू 2.4 होती है, एसिडिक होती है ये। फ्रूट जूस की 3.5 से 4.0 होती है। सिट्रस, स्क्वैश एंड कॉर्डियल की
2.5 से 3.5 होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट जूस में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की मात्रा होनी चाहिए 100 ppm, 350 ppm, 700 ppm या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रूट जूस में SO2 की प्रतिशत मात्रा ppm 700 ppm होती है। ठीक, इसमें देखिएगा RTS में SO2 एंड बेंजोइक एसिड ठीक 100 ppm होती है। नेक्टर में SO2 एंड बेंजोइक एसिड 100 ppm होती है। ठीक, अर्थात RTS एवं नेक्टर दोनों में SO2 एंड बेंजोइक एसिड 100 ppm की होती है। ठीक, अगला देखते हैं। स्क्वैश क्रश एंड कॉर्डियल में SO2 350 ppm एवं बेंजोइक एसिड 600 ppm होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, जेली बनाने हेतु चीनी की सांद्रता होनी चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ शुगर फॉर जेली मेकिंग 68%, 65%, 70% या 33%। तो जेली बनाने के लिए चीनी की सांद्रता 65% रखी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए 20 से 25%, 33 से 38%, 15 से 25%, 65 से 68%। तो जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा 33 से 38% होती है। ध्यान रखेंगे, 33 से 38% तक पानी होती है जेली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग निम्न में से किस में करते हैं? गहरे रंग वाले पेय पदार्थ में, हल्के रंग वाले पेय पदार्थ में, हल्के एवं गहरे रंग वाले पेय पदार्थ में या इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग मुख्य रूप से हल्के रंग वाले पेय पदार्थ में किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्मलेड तैयार किया जाता है, मार्मलेड जो पेय पदार्थ है, ड्रिंक है, पके हुए अमरूद के फलों से, पके हुए बेर के फलों से, नींबू जाति के फलों से, अधपके आम के फलों से। तो मार्मलेड मुख्य रूप से नींबू वर्गीय फलों से तैयार किए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेली, जैम, मार्मलेड के मौलिक अंश कौन कौन से हैं? पेक्टिन, शक्कर या अम्ल, सोडियम बेंजोएट अम्ल, पेक्टिन, मसाला, शक्कर, अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जेली, जैम, मार्मलेड बनाने के लिए कौन कौन से मुख्य मौलिक अंश की आवश्यकता होती है? तो पेक्टिन की, शुगर की और एसिड की आवश्यकता होती है जैम, जेली बनाने के लिए, मार्मलेड बनाने के लिए। ठीक है, पेक्टिन, शक्कर और अम्ल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फल अथवा सब्जी का सॉस तथा केचप सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है? आम से, टमाटर से, अमरूद से, सेब से। तो सबसे अधिक सॉस एवं केचप टमाटर से तैयार की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पके हुए अंगूर के फलों में होती है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज। तो पके हुए अंगूर के फलों में ग्लूकोज होती है। ठीक है, परंतु अधिकांश फलों में फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज पाई जाती है, किंतु अंगूर में ग्लूकोज की अधिकता होती है और गन्ना में सुक्रोज पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों के रस को पाश्चुरीकरण करने के लिए कितना तापमान रखा जाता है? फलों के रस को पाश्चुरीकरण करने के लिए 85 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। ठीक है, और 25 से 30 मिनट के लिए मुख्य रूप से रखा जाता है। तो यहाँ पर RTS एवं नेक्टर आर पाश्चुराइज्ड एट अबाउट 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 to 30 मिनट। ठीक, तो RTS एवं नेक्टर तैयार करने के लिए भी 85 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है 25 से 30 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिरपिंग की क्रिया मुख्यतः की जाती है। सिरपिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसमें की जाती है? सब्जियों में, फलों में, फूलों में, सभी में। तो सिरपिंग की क्रिया मुख्य रूप से फलों में की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिब्बों में उपस्थित हवा को बाहर निकालने की क्रिया को कहा जाता है। डिब्बों में उपस्थित हवा को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ब्राइनिंग, एग्जॉस्टिंग, सल्फ्यूरिंग या थैविंग। तो हवा को बाहर निकालने की क्रिया को एग्जॉस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फल एवं सब्जियों को सुखाया जाता है प्राकृतिक
रूप से, कृत्रिम रूप से, अ एवं व दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फल एवं सब्जियों को प्राकृतिक रूप से भी सुखाया जाता है सूर्य के प्रकाश में, एवं कृत्रिम रूप से भी सुखाया जाता है ड्रायर की सहायता से। ठीक, तो अ एवं व दोनों रूप से सुखाया जाता है। अगला, फल एवं सब्जियों को नमक, शक्कर एवं तेल द्वारा परिरक्षित करने से कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे कि फल एवं सब्जियां सुरक्षित रहती है? एसेप्सिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन या थेविंग। तो फल एवं सब्जियों को नमक, शक्कर और तेल द्वारा प्रिजर्व करते हैं तो उसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर रेजिस्टेंट कैन या सी इनेमल या एसआर कैन का प्रयोग किया जाता है सब्जियों के लिए, फलों के लिए, फूलों के लिए या सभी? तो सल्फर रेजिस्टेंट कैन मुख्य रूप से सब्जियों के लिए की जाती है, और एक आती है एसिड रेजिस्टेंट कैन जिसे आर इनेमल्स के नाम से जाना जाता है, वह फलों के लिए आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः फल एवं अम्लीय सब्जियों का प्रोसेसिंग या कैनिंग या स्टेरिलाइजेशन करने हेतु कितना तापमान, यहाँ पर तापमान रखा जाता है? 115 से 121 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस या 85 डिग्री सेल्सियस। तो फल एवं अम्लीय सब्जियों का प्रोसेसिंग कैनिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक, और नॉन एसिडिक वालों का 115 से 121 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। ठीक, इसमें से टोमेटो, रूबार्ब एसिडिक वेजिटेबल्स हैं। अगला, कैनिंग करने हेतु सीलिंग टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 85 डिग्री सेल्सियस, 74 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 51 डिग्री सेल्सियस। तो कैनिंग करते समय सीलिंग टेम्परेचर 74 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। आरटीएस में टीएसएस एवं फ्रूट जूस की प्रतिशत कितनी होती है? आरटीएस में टीएसएस और फ्रूट जूस 10% होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से अस्थायी परिरक्षण की विधि है, अस्थायी टेम्पररी प्रिजर्वेशन मेथड कौन सी है? शक्कर एवं नमक द्वारा परिरक्षण, स्टेरिलाइजेशन एवं किण्वन द्वारा परिरक्षण, रेडिएशन एवं सुखाकर, पास्चुराइजेशन एवं अरोगाणुता, पास्चुराइजेशन एंड एसेप्सिस जिसको बोलते हैं। तो टेम्पररी प्रिजर्वेशन के अंतर्गत पास्चुराइजेशन एवं एसेप्सिस आती है। बाकी शुगर द्वारा, साल्ट द्वारा, स्टेरिलाइजेशन, फर्मेंटेशन, रेडिएशन, ड्राइंग, ये सभी परमानेंट प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। यहां पर लिखा हुआ है क्लीनिंग, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, एसेप्सिस, पास्चुराइजेशन, फ्रीजिंग, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सभी टेम्पररी प्रिजर्वेशन मेथड्स है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लांचिंग टेम्परेचर कितनी होती है? ब्लांचिंग टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 82.2 से 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है ब्लांचिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाई पिलिंग हेतु कास्टिक सोडा की कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है? 2 से 5%, 1 से 2%, 20 से 25%, 1 से 3%। तो लाई पिलिंग करने के लिए 1 से 2% कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जेली बनाने हेतु किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नॉन ऑफ दिस। तो जेली बनाने हेतु सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परीक्षण से पेक्टिन की मात्रा निर्धारित की जाती है। पेक्टिन टेस्ट किससे करते हैं? जेल मीटर टेस्ट से, अल्कोहल टेस्ट से, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो पेक्टिन टेस्ट जेल मीटर से और अल्कोहल दोनों से करते हैं, तो आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एंड पॉइंट ऑफ जेली की परिपक्वता बिंदु कितनी होती है जिस पर जेली तैयार होती है? 65% TSS एंड 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर जेली की एंड पॉइंट मानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स है सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, टाइलोसिन बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स
टाइलोसिन है। टाइलोसिन एक एंटीबायोटिक्स है, ठीक। और सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, बेंजोइक एसिड, ये सभी तो प्रिजर्वेटिव्स में आती है, केमिकल्स है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पेय पदार्थ में सर्वाधिक उपयोग किन पेय पदार्थों का होता है? पेय पदार्थ ड्रिंक का सबसे अधिक किन का होता है? स्क्वेश का, कॉर्डियल का, सिंथेटिक या कृत्रिम पेय पदार्थ का, या मार्मलेट का? तो सबसे अधिक पेय पदार्थ में प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है सिंथेटिक वालों का, ठीक। तो सिंथेटिक आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्वेश में फलों का अंश कितना होना चाहिए? तो स्क्वेश में फलों का अंश 25% रखा जाता है, ठीक है। स्क्वेश में फलों का अंश 25% होती है, ठीक। स्क्वेश में फलों की रस 25% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, FPO 1955 के किस भाग में जेली, जैम एवं मार्मलेड के गुणों के नियंत्रण से संबंधित लक्षणों का उल्लेख किया गया है? ठीक, भाग 6वां एवं भाग 7वां में जैम, जेली और मार्मलेड के गुणों के नियंत्रण से संबंधित लक्षणों का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, जेली, जैम एवं मार्मलेड को किस सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? जेल फॉर्मेशन प्रिंसिपल्स पर, फर्मेंटेशन प्रोसेस पर, एसेप्सिस प्रिंसिपल्स पर, या नन ऑफ दिस? तो जैम, जेली और मार्मलेड को जेल फॉर्मेशन के प्रिंसिपल्स पर तैयार किया जाता है। इस प्रकार ये हमारा आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। यदि कहीं पर कुछ गलती हो गई होगी तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा रहेगा कि आप लोग इसे कॉपी में नोट करते जाएं। थैंक यू।